बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज डे 7। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिर्फ हम नया टॉपिक ही नहीं डिस्कस करने जा रहे। बेसिकली हमने लास्ट जिस तरह सेशन में डिस्कस किया था कि हमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब उस मॉड्यूल 1 की कंप्लीशन के बाद नाउ विल गो टुवर्ड्स मॉड्यूल नंबर 2। तो जैसा कि आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं कैसा था नहीं, और मैं लेक्चरर हूँ और साथ डेवऑप्स की लर्निंग वगैरह और प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहा हूँ। और आज हम जो मॉड्यूल नंबर 2 था जिसको हमने लास्ट टाइम डे 1 में डिस्कस किया था कि इट इज़ अबाउट लिनक्स। और इसके अंदर हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक हमें डेवऑप्स के लिए लिनक्स नहीं आती तो हम कभी भी डेवऑप्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है इट्स अबाउट लिनक्स। तो उसमें हम सबसे पहले आज का वैसे भी सेशन जो है बहुत शॉर्ट सा होगा। और इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें वगैरह डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह कि ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। वैसे तो आप ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, आप चूंकि ज़्यादातर ग्रेजुएट्स हैं कंप्यूटर साइंस के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या आईटी के, तो आप ऑलरेडी जानते हैं और आपने इसका एक डेडिकेटेडली कोर्स भी पढ़ा हुआ है। तो उसी में कोर्स में से चंद चीज़ें, जस्ट चंद ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम जैसे उनको गो थ्रू करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि एक ग्राउंड हमारी बिल्ड हो जाए। और ताकि जब हम आगे वाली चीज़ें डिस्कस करने लगें तो हमारा जो नॉलेज है जो कि में भी हम भूले हुए हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक हार्डवेयर होता है। तो जिस तरह हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो इट इज पीस ऑफ हार्डवेयर। तो हम इस हार्डवेयर के ऊपर बहुत सारी चीजें परफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनमें सीपीयूज हैं, मेमोरीज हैं, स्टोरेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। वैसे तो जो पूरा हार्डवेयर है वो हमारे रिसोर्सेज ही हैं। लेकिन हम जो कंप्यूटर साइंस के या आईटी के, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं, हम हमारे जो इंटरेस्ट की ज्यादातर चीजें होती हैं, दे आर सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हम इनके साथ ज्यादा डील करते हैं। अच्छा, अब हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हम एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हम ये चाहते हैं कि अपने इस हार्डवेयर के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकें। हम क्रोम को या विजुअल स्टूडियो कोड को या लेट्स से किसी कोई डेटाबेस की सर्विस जिस तरह मोंगोडीबी डेटाबेस है, और भी डिफरेंट सर्विसेज आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जिस तरह अभी हम सब जो है वो जूम की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो इन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए हम जाहिर है इन एप्लीकेशन को अपने हार्डवेयर के ऊपर, ये जो डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर है इसके ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट या रन नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए हमारे पास दरमियान में कोई एक इंटरमीडिएट लेवल की चीज होनी चाहिए जिसे हम नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर। नॉर्मली इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारी जो एप्लीकेशंस हैं और जो नीचे हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं इनके दरमियान एक काइंड ऑफ ट्रांसलेशन का काम करता है। कि ये ट्रांसलेट कर रहा होता है कि हमारे ऊपर वाले जो टॉप लेवल के काम हैं उनको हार्डवेयर लेवल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि वो उनसे काम परफॉर्म करवाए जा सके। इसी तरह ये तो एक बहुत टॉप लेवल की बात होगी। लेकिन कोर अगर देखा जाए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो दो चीजें मैनेज करता है। एक तो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है और दूसरा हमारे एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। कि हार्डवेयर जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है उसको मैनेज करना है कि कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, किसको क्या चीज एलोकेट करनी है, तो इस तरह की चीजें मैनेज करना। और प्लस जो ऊपर एप्लीकेशंस हैं उनको भी मैनेज करता है कि एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना, उनको अपग्रेड करना, उनको अनइंस्टॉल करना, फिर उनको एग्जीक्यूट करना, उनके लिए जो रिसोर्सेज डिफरेंट चाहिए उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करना। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए परफॉर्म करता है। तो अब बेसिक्स एक डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस हम गो थ्रू करेंगे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
कि हमारे जिस तरह दो मेनली हमने बातें की हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना और जो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं, जिस तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं उनको मैनेज करना, ये इसका मेजर काम होता है। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी वो देता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। जिस तरह हमने अगर जिस तरह हम जूम से कनेक्टेड हैं, तो हम माइक भी कनेक्ट किया हुआ है, और हमने लेट्स से स्पीकर भी अगर लगाए हुए हैं, तो आप देखते हैं कि इस जूम की एप्लीकेशन को आपके जो साउंड की जो रिसोर्सेज हैं या हार्डवेयर हैं एटलीस्ट उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए वो इन इन हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको पता है कि वे ड्राइवर्स का इस्तेमाल करता है, कि हमारी जो विंडोज होती है या जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर सेट ऑफ ड्राइवर्स हैं जो एक्चुअली हमें इस हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, इसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हुए इन हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके। अब हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टास्क क्या है। ये बहुत सारी टास्क परफॉर्म करता है, आप ऑलरेडी इसको जानते भी हैं, लेकिन जस्ट गो थ्रू करने के लिए तो सबसे पहला जो टास्क है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो मैनेज करता है, दे आर प्रोसेसेस, कि ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस इज एक्चुअली अ रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम। आप चूंकि ज्यादातर लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है, तो आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए कोड लिखते हैं। उससे अपने कंप्यूटर से हम किसी तरह की भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं और हम उसके लिए कोड लिखते हैं। तो वो जो कोड है उसको नॉर्मली हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। प्रोग्राम लेट से आपने लिखा हो सकता है, आपने सी प्लस प्लस में लिखा हो, कुछ लोगों ने पाइथन में लिखा होगा, किसी ने जावा में लिखा होगा, हो सकता है आपने कोई और लैंग्वेज भी यूज की हो। तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हुए जब एक सेट ऑफ प्रोग्राम या कोड लिखते हैं तो उसको हम नॉर्मली प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जब हम एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर जिसको हम आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, आपने हो सकता है किसी ने डेव यूज किया हो, डेव सी प्लस प्लस यूज किया हो, किसी ने विजुअल स्टूडियो यूज किया हो, किसी ने पाइथन के डिफरेंट और आपके आईडीज हैं, पाइचार्म है, इस तरह की चीजें आपने यूज की हो सकती हैं। तो उनमें जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ कोड है ये चलना स्टार्ट हो जाए, ये अपना काम जो है वो एक्चुअली परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाए, तो उस स्टेट को हम रनिंग स्टेट कहते हैं। तो जो हमारा किसी भी प्रोग्राम का रनिंग स्टेट है, दैट रनिंग स्टेट इज एक्चुअली नोन एज प्रोसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने जितने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे एज इट इज पड़े हुए हैं, उनके आइकन्स भी आपको नजर आते हैं, वो सब पड़े होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो चलना स्टार्ट होती है तो एक्चुअली वो एक प्रोसेस की सूरत में हमारे पास सामने आती है। और जो हमारा टास्क मैनेजर है उसमें अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस आपको नजर आ रहे होते हैं, और आप उनमें से किसी के रिसोर्सेज देखना चाहते हैं कि ये कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अक्सर आपने देखी हुई। और लेट से अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोसेस वैसे ही बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा हो और आप उसे क्लोज करना चाहते हैं या किल करना चाहते हैं, तो वहां से किल भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कहने का पर्पज ये है कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनकी रनिंग स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो बेसिकली ये इसका सबसे मेजर काम ये होता है कि ये इन प्रोसेसेस को मैनेज करना, ये इसका एक्चुअल काम है। तो ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन आइसोलेटेड स्पेस। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स से ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जितने भी हम प्रोसेसेस बनाते हैं, हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। खास तौर पे उसको मेमोरी के अंदर कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ स्पेस चाहिए होती है। वो स्पेस आपकी हार्ड ड्राइव में भी हो सकती है और रैम के अंदर भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका हर प्रोसेस है उस प्रोसेस को डिफरेंट जगह पे रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, खासतौर पे जो स्पेस के रिसोर्सेज हैं, ताकि वो अपने जो वेरिएबल्स हैं और जो अपनी डाटा की मैनेजमेंट है वो वहां परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस एक्चुअली बनाए इसलिए जाते हैं कि ताकि जो सीपीयूज हैं वो इनको प्रोसेस कर सके। क्योंकि सीपीयू का जो एक्चुअल काम है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं,
इसका एक्चुअल काम यही होता है कि इसने जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो एक्चुअल वर्किंग है, जो उसके सेटअप स्टेटमेंट्स हैं जो आपने लिखी होती हैं, जो जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर, वो सीपीयू ने परफॉर्म करनी होती है। तो अब सीपीयू का असल काम है कि जितने भी प्रोसेसेस आएंगे उनको कैलकुलेशन की या प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो अब ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर टोटल सीपीयूज कितने हैं। बहुत पुराने वक्तों में एक सीपीयू लेट से अगर आप यूज करते हैं, पुराने वक्तों में एक सीपीयू वाला भी कंप्यूटर आया करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर लेट से देयर इज पीसी विद वन सीपीयू, तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो एट अ टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या आपने अक्सर ये देखा है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है, कि अभी भी ऐसा होता है कि आपका जो एक प्रोसेसर होता है वो एक टाइम में, एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो और एक ही, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सीपीयू है तो एक ही टास्क परफॉर्म हो सकती है। कि लेट से अगर आपने अपने पीसी के अंदर, जिस तरह भी आपने लैपटॉप के अंदर क्रोम ओपन किया होगा, इसी तरह साथ जूम की एप्लीकेशन भी ओपन आपने की हुई है, साथ कोई और एप्लीकेशन भी आपने ओपन की होगी। तो आप लेट से दो तीन चार आपने एप्लीकेशन ओपन किए, तो दीज ऑल एप्लीकेशन आर एक्चुअली प्रोसेसेस। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस। अब आपका जो सीपीयू है उन उसने इन सब को प्रोसेस करना है। तीन चार जितने भी आपने प्रोसेस लॉन्च किए हैं, इन सब को प्रोसेसिंग की फैसिलिटी इसने प्रोवाइड करनी है। तो अगर तो एक ही सीपीयू है तो वो क्या करेगा, वो बेचारा जो है ना, वो हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा, जिसकी वजह से आपको एक तो फीलिंग ये आएगी कि आपका जो प्रोसेसर है वो स्लो है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो जरा स्लो वर्क कर रही है। लेकिन नॉर्मली डे बाय डे हमारे जो सीपीयू हैं उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, या इंक्रीज हुई है ग्रेजुअली। तो उससे ये एडवांटेज हुआ है कि अभी जो सीपीयूज हैं वो बड़े आसानी से या बहुत जल्दी से जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनमें स्विचिंग परफॉर्म कर सकता है। स्विचिंग का क्या मतलब है कि लेट से अगर आपका प्रोसेस अभी जूम की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा है, तो आफ्टर चंद नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स वो आपकी जो दूसरी एप्लीकेशन है, जिस लेट से जिसका क्रोम है, तो उसको प्रोसेस करना चाहता है, तो वो बहुत जल्दी से जूम की ऐप को स्विच करेगा क्रोम की ऐप से। ठीक है, तो जूम एंड क्रोम लेट से ये दो एप्लीकेशन है, दो प्रोसेसेस हैं, तो इनमें वो स्विचिंग परफॉर्म करता है कि पहले एक को टाइम दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर दोबारा हो सकता है तीसरे को दे, फिर चौथे प्रोसेस को टाइम दे। तो इस तरह करके वो टाइम दे रहा होता है, लेकिन ये इतनी फास्ट होता है कि हमें फीलिंग नहीं आती कि इसमें किसी किस्म का डिले है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें मल्टीपल सीपीयूज आ रहे हैं। तो आपने अक्सर नाम सुना होगा डुअल कोर एंड क्वाड कोर। तो एक्चुअली डुअल कोर का मतलब है कि दो सीपीयूज का होना, और क्वाड कोर का मतलब है फोर सीपीयूज का होना। वैसे तो ये नॉर्मल उन पीसीस की बात हो रही है जो हमारे अपने, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ चार सीपीयूज वाला चार सीपीयूज ही हूँ आपके मशीन के अंदर या सिस्टम के अंदर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपके एंड यूजर कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं या हाई लेवल, हाई एंड जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर तो बेतहाशा सीपीयूज लगाए जा सकते हैं, और उसको हम भी आगे जाके कुछ चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, तो ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ कि हमें पता चल गया कि जो प्रोसेसेस हैं ये मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा, इस पे हमने टाइम इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लगाया है क्योंकि आगे जाके जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं तो उनका बहुत ज्यादा काम इन प्रोसेसेस के साथ होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करना होता है, फिर चेक करना होता है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो हमें ये मैनेज करना कि कैसे चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे, मैंने अभी चलाए थे बंद क्यों हो गए हैं। तो इन सब चीजों को चेक करना, ट्रबल शूट करना, ये हमारा काम होता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, क्या चीज है, इसको कैसे मैनेज करना है। आगे इसको मैनेज करने के लिए हम इसकी कुछ सेटअप कमांड्स भी होती हैं, इंशाल्लाह वो हम आने वाले जो सेशंस हैं उनके अंदर इनको डिस्कस करें। नेक्स्ट टास्क इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये भी, मेमोरी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नॉर्मली जो मेमोरी है वो एक्चुअली हम रैम को कह रहे होते हैं, जिसको हम नॉर्मली प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है, ये जो रैम है, जाहिर है ये एक खास पर्पस के लिए है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं
उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं तो उन्हें एक किसी स्टोरेज की जरूरत है। उनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं या डाटा है उसे किसी खास जगह पे उसको प्रोसेस ने अपना उस डाटा को खास जगह पे सेव करना होता है ताकि उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सके। तो रैम वो जगह है जहाँ जो प्रोसेसेस हैं वो अपना डेटा को सेव करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें असल में इन सारी चीजों में हेल्प करेगा कि एक प्रोसेस को लेट से चंद बाइट्स चाहिए थी, चंद सेट ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड हैं डेटा स्टोरेज के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होगा कि वो हमें रैम में से एक खास किस्म की जगह, एक खास जगह से मेमोरी एलोकेट करके असाइन करेगा और फिर जो प्रोसेस है वो उस मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब रैम में जो एक लिमिटेशन आती है वो ये है कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है कि ठीक है हमारे पास 16 GB की रैम भी आ गई हैं, यानी कि ज्यादा भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन स्टिल इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स के 16 GB ने भी तो आखिरकार एंड हो जाना होता है, क्योंकि अगर हम डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस केस में फिर क्या होता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम तो अब चीजों को हैंडल करेगा। अगर आप 16 GB से इंक्रीज नहीं कर रहे तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो ये थोड़ी कह सकता है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है तो अपना काम वापस ले जाओ, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें सर्व करेगा, वो किसी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाएगा कि जिसको यूज करते हुए वो हमारे काम को, जो एक्स्ट्रा लोड हमने उस पर डाला है, उसको भी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो वो उसके लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कि स्वैप्स मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो मेमोरी है उनको स्वैप करता है। मसलन एक एप्लीकेशन थी, उसको बहुत ज्यादा उसमें डेटा रखा हुआ है प्रोसेसिंग के लिए, और फिर एक और एप्लीकेशन आ गई, अब उसको भी अब उसका टर्न है कि सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो उसको प्रोसेस करने के लिए डेटा रैम में मौजूद होना चाहिए, लेकिन जो पहली एप्लीकेशन थी उसके डेटा ने रैम को काफी सारा भरा हुआ है। तो अब क्या करना होगा, तो अब सेकंड प्रोसेस के लिए जगह चाहिए। तो क्या करेगा, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस रैम से जो प्रोसेस वन है जिसका डेटा पहले प्रोसेस हो रहा था, उसके डेटा को रैम से उठाएगा और आपकी हार्ड डिस्क के एक पोर्शन में जाके कॉपी करेगा, और उसको नॉर्मली हम स्वैप का पोर्शन कह रहे हैं। तो उस स्वैप वाले पोर्शन पे जाके कॉपी करेगा ताकि इस नए प्रोसेस के लिए जगह बने और उसको जगह मिल सके रैम के अंदर। और फिर उस वाले प्रोसेस को, जो नया प्रोसेस जिस पे अभी प्रोसेसिंग होनी है, उसके डेटा को प्रोसेस किया जाएगा विद बाय द सीपीयू। और फिर जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से जो स्वैप मेमोरी थी, जो हार्ड डिस्क वाला पोर्शन था जिसपे वो डाटा टेम्परेरी रखा गया था, वहां से पिक करके या उठाकर दोबारा रैम में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि अब इस वाले जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है इसके डेटा को मजीद प्रोसेस किया जा सके। तो ये वाला काम बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपकी रैम की का साइज कम है तो फिर ये स्वैप वाला काम बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इसी वजह से आपकी जो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपकी प्रोसेसिंग स्लो है, आपका पीसी जो है वो स्लो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, तो आप रैम का साइज जो है या रैम की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर लें, ताकि ये जो स्वैपिंग ताकि ये जो स्वैपिंग वाला काम इसमें हो रहा होता है ये ना हो। क्योंकि हमें पता है कि हार्ड डिस्क इज मच मच स्लोअर देन रैम, जिसकी वजह से इनके स्वैपिंग वगैरह करते हुए डेटा के ट्रांसफर होने में काफी टाइम लग जाता है। तो हमें फीलिंग आती है कि ये हमारा सिस्टम स्लो हो गया। अच्छा थी वन एप्लीकेशन बिकम इनएक्टिव, जाहिर है जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो जो एप्लीकेशन पहले एक्टिव थी अब उसको इनएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेटा रैम से चला गया है। तो जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है, जो न्यू एप्लीकेशन है, उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको जगह मिलेगी, वो एक्टिव हो जाएगी। और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर दूसरी वाली इनएक्टिव होगी तो पहले वाली एक्टिव हो सकती है। तो इस तरह ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो थर्ड टास्क इज स्टोरेज मैनेजमेंट। तो स्टोरेज को हमें पता है कि इट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करने का पर्पज है वो ये है कि डेटा को परसिस्ट किया जाए, ताकि लॉन्ग रन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम डेटा को सेव कर सकें। तो नॉर्मली आपने देखा है कि जिस तरह एसएसडी या हार्ड डिस्क या एसडी कार्ड हम यूज करते हैं कि परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए, तो ये वो बड़ी स्टोरेज है, ये परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअल एक काम ये भी है कि जितने भी हार्डवेयर की, सॉरी, जितने भी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसमें हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी या एसडी कार्ड अगर आपने लगाया हुआ है, कि इन हार्डवेयर को मैनेज करना, कि इनमें डेटा कैसे स्टोर करवाना है, डेटा ट्रांसफर कैसे करना है, किस रेट से ट्रांसफर करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है।
इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जब हम हार्ड ड्राइव के ऊपर या एसएसडी हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम अगर डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरा एक मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके पीछे भी एक फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, तो जिसमें हार्ड ड्राइव के अंदर हमने देखा है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसके अंदर हम फोल्डर्स को मैनेज करते हैं। हमारा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कह लें या एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि कैसे हम हार्ड ड्राइव की डिफरेंट ड्राइव्स बनाते हैं, पोर्शन जिसे हम नॉर्मली कहते हैं या ड्राइव्स कहते हैं, वो ड्राइव्स बनाते हैं, फिर उनमें अपने फोल्डर्स को और फाइल्स को मैनेज करते हैं। तो ये जो फाइल सिस्टम होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मैनेज करना। तो ओएस स्टोर द डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड वे होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे इज नोन एज फाइल सिस्टम। और अक्सर आपने देखा है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उनके अंदर मल्टीपल रूट फोल्डर्स होते हैं, जिस तरह सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। तो इस तरह मल्टीपल ड्राइव्स हम बना सकते हैं, और वो हर जो ड्राइव है इट इज अ रूट फोल्डर, और फिर उसके अंदर बहुत सारे मजीद फोल्डर्स हम बना सकते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा, अगर आप लिनक्स आपने यूज की है तो उसके अंदर एक ही ट्री स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम नॉर्मली ट्री फाइल सिस्टम कहते हैं। इन चीजों को हम जरा डिटेल में भी आगे इंशाल्लाह जाके डिस्कस करेंगे, जब हम लिनक्स का फाइल सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे तो हम वहां देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर जो पांचवा टास्क है दैट इज आईओ डिवाइसेस मैनेजमेंट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिस तरह हमारे पास बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपने अक्सर एलसीडीज हैं या एलईडीज आप यूज करते हैं पीसीज के साथ। इसी तरह आप माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, माइक हम यूज करते हैं, स्पीकर्स यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं, इन सारी डिवाइसेस में चूंकि इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी मौजूद है, कुछ इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनको मैनेज करना, इनकी हैंडलिंग भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और जाहिर है इन सब चीज़ों के लिए इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें डेडिकेटेड ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बजाते खुद हो सकता है इतना ज्यादा सपोर्ट ना करता हो इनको, इनके साथ कम्युनिकेशन करने को, तो लेकिन विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस कैपेबल हो जाता है, तो वह इनमें से जितने भी हार्डवेयर हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन अक्सर आपने देखा हो कि आप जो हमारी जो नई विंडोज आ रही हैं, खासतौर पर अगर आप विंडोज के यूजर्स हैं तो उनमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पेश आती। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी उसके अंदर ये सारी चीजें एम्बेड कर दी जाती हैं, बजाय इसके कि आप उसमें बार बार खुद से करें। लेकिन अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आपने देखा होगा कि लिनक्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हम एम्बेड नहीं कर की बाय डिफॉल्ट उसमें एम्बेड नहीं होती, तो हमें एक्स्ट्रा उसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि हम डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। सिक्स्थ वन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब यह है कि इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी मीन्स जिस तरह हम विंडोज लेट से यूज करते हैं या लिनक्स भी यूज करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसमें अथेंटिकेशन वगैरह करनी पड़ती है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है कि भाई हर आम बंदा या अनऑथोराइज बंदा बंदा जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को या इस रिसोर्स को, हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल ना कर सके। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये बिल्ट इन ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप यूजर मैनेजमेंट और उनकी परमिशन जो है इनको सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो इस सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं, और अगर वो लॉग इन कर सकते हैं तो उनको किस हद तक की परमिशन है कि किन किन फोल्डर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं और किन फोल्डर्स को वो डिलीट कर सकते हैं और किन चीजों को डिलीट करने की फैसिलिटी नहीं। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर आएंगी। और जो सेवंथ आपकी टास्क है दिस इज नेटवर्किंग रिलेटेड मैनेजमेंट। कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पीसी को या अपने लैपटॉप को किसी भी नेटवर्क डिवाइस से, जिस तरह वायरलेस वाईफाई है या आपने वायर्ड अगर यूज किया हुआ तो उसके साथ वायर्ड लैन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक आईपी असाइन किया जाता है। तो आपकी जो मशीन है उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो सबसे पहले वो आईपी एड्रेस असाइनमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करता है कि भाई मैं एक नया पीसी हूँ और मैं इस नेटवर्क पे नया हूँ, तो मुझे काइंडली आईपी एड्रेस असाइन करें ताकि मैं इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकूं। तो ये जो आईपी एड्रेस की असाइनमेंट है, ये इसके पीछे जो पूरा मैकेनिज्म है आपको आइडिया होगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वगैरह कुछ यूज होते हैं, डीएचसीपी। तो ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी इसके अंदर एम्बेड होते हैं।
हमारे ओएस के अंदर। और ये आईपी एड्रेसेस की जो असाइनमेंट है ये उसको डील करता है खुद ब खुद। इसी तरह जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं हमारे, चूंकि पीसीस के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह आपने नेटवर्क का कोर्स अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि यूडीपी एंड टीसीपी बेस्ड डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो उन पोर्ट्स में से कुछ ओपन होती हैं, कुछ क्लोज होती हैं। तो उनको मैनेज करना, और उसमें कुछ डेडिकेटेड पोर्ट्स होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह पोर्ट 80 है वो वेब के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की जो आपकी डिफरेंट पोर्ट्स हैं इनकी मैनेजमेंट करना ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, क्योंकि हम कुछ पोर्ट्स को क्लोज कर सकते हैं, कुछ को ओपन कर सकते हैं, ताकि उसके उसमें भी कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं, उनको यूज किया जा सके, जिस तरह विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स। अच्छा, इसी तरह हम जिस तरह इंटरनेट पे डेटा सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मेरा जो डेटा आपकी तरफ जा रहा है, आई एम सेंडिंग दिस डेटा ओवर इंटरनेट। तो ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से होता हुआ इंटरनेट पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी आइडिया है कि मैंने इस सारे डेटा को, जो कि विजुअल डेटा भी है, ऑडियो डेटा भी है, टेक्स्ट डेटा भी है, तो इसको मैंने इंटरनेट पे किस तरह सेंड करना है। और इसी तरह आपके एंड पे आप इसे सुन पा रहे हैं या विजुअली इसको देख पा रहे हैं, तो ये सारा जिस तरह का डेटा आप रिसीव कर रहे हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडिया है, उसको पता है कि मैंने किस तरह इसको मैनेज करना है। और ये जाहिर है इसके लिए जो हम टीसीपी आईपी मॉडल होता है, आपने पढ़ा होगा नेटवर्क से कोर्स में कि एक ओएसआई मॉडल होता है और एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकली मॉडल यूज किया जाता है दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये उसको यूज करते हुए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डाटा को इंटरनेट पे डाटा सेंड भी कर सकता है और वहां से रिसीव भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एम्बेड होती हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता। तो ये सेट ऑफ वो टास्क नहीं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अभी हम बहुत ब्रीफली इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मोटे मोटे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे मेजर जो हमारा कंपोनेंट है वो कर्नल होता है। तो कर्नल इज बेसिकली वो इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत लोअर लेवल एक सॉफ्टवेयर कह लें या एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कह लें, ये होता है। इसका एक्चुअली काम ये होता है कि ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो यूं कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पोर्शन जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली डील करता है दैट इज नोन एज कर्नल। अच्छा, अब इस हार्डवेयर में लेट्स से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर हमने डिफरेंट डिवाइसेस यूज करनी है, लेट्स से प्रिंटर यूज करना है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करनी है, तो उसके लिए इसका मतलब है हमने हार्डवेयर के साथ एक नई डिवाइस जो है वो अटैच कर। तो अब नई डिवाइस अटैच की है, तो जो कर्नल है वो इन न्यू कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो कर्नल को दरमियान में जरूरत पड़ेगी कुछ ड्राइवर्स की। तो हो सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी या कर्नल के साथ ऑलरेडी ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हों, तो हो सकता है आपको खुद इंस्टॉल ना करने पड़े। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें खुद से मैनुअली इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर जो कर्नल है हमारा वो ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है कि भाई मुझसे मैंने लेट से प्रिंटर को डेटा भेजना। तो कर्नल जो है वो ड्राइवर को डेटा भेजेगा, ड्राइवर जो है वो फिर आगे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा, और फिर आपका जो डाटा है वो प्रिंटर की तरफ सेंड किया जाएगा। सेम इज द केस विद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में देर इज अनदर कंपोनेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, कि एक तो कर्नल अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इसके टॉप पे एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन का एक पोर्शन भी होता है। जिस तरह आपने विंडोज के जो यूजर्स हैं उनको आइडिया है कि जब वो विंडोज को लॉन्च करते हैं तो उन्हें एक ग्राफिकल इंटरफेस बड़ा खूबसूरत सा नजर आता है। तो दिस ग्राफिकल इंटरफेस दिस बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी तरह आप इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करते हैं, ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल भी होती हैं जिनको हम यूज करते हुए डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने फोल्डर्स एक्सप्लोर करने हो तो जो एक्सप्लोरर है वो ऑलरेडी हमारे विंडोज के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हमने रिसोर्सेज को चेक करना हो कि हमारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक टास्क मैनेजर की फैसिलिटी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है इसमें। तो वो हम एप्लीकेशन वो भी एप्लीकेशन के पोर्शन में आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड के अंदर ये जो पूरा कोड है दैट कोड इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक पार्ट को हम कर्नल पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम जो एप्लीकेशन का पार्ट कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि जो नीचे वाला जो कर्नल पार्ट है
इसका काम है हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना। और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसका काम है यूजर के साथ, जो हम आम यूजर हैं, जो इंसान हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन हमें ये पता है कि जो आम यूजर्स हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे कर्नल है, उसने चूंकि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना था, वो उसके लेवल की बात करता है। तो ये इनके दरमियान एक यूं कह लें कि कोऑर्डिनेशन है, जो एप्लीकेशन लेयर है इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, और जो कर्नल लेयर है, इनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन है कि अच्छा हम आपस में डेटा किस तरह शेयर करें। जिस तरह आपने अक्सर देखा कि आप डबल क्लिक करते हैं, लेकिन उस डबल क्लिक करने से जो आपके एप्लीकेशन पे लेवल पे तो आप डबल क्लिक करते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कर्नल को जाती हैं, और कर्नल अगर किसी हार्डवेयर से कोई काम करवाना है तो वो उससे करवाता है, या अगर उसने खुद ही किसी प्रोसेसर से करवाना है तो वो उससे करवाता है। तो ये एक आप यूं कह लें कि ये मेजर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब जिस तरह जहां मैंने जिक्र किया है कि लिनक्स कर्नल का, तो हम चूंकि ज्यादा फोकस लिनक्स पे करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया कि हमारा जो लिनक्स कर्नल है वो होता है, उसके ऊपर टॉप पे कुछ एप्लीकेशन होती है। अच्छा, अब जो हमें ये पता है कि लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जिस तरह मैंने अभी तीन जहाँ मेंशन किए, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बेतहाशा हैं, हम उनको शायद काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली कह लें, या जो बहुत फेमस हैं, उनका मैंने जिक्र किया है कि युबंटू है, सेंटोस है, और डेबियन है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये यूज की जाती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है कि कुछ इसमें डिफरेंस भी है और कुछ इसमें कॉमन भी है। डिफरेंस इसमें क्या है कि ये जितनी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इन सब में जो एप्लीकेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन वाली लेयर है ना, जो ये वाली लेयर है, ये डिफरेंट होती है। और उस डिफरेंट होने से उनका ग्राफिकल इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। किसी में कुछ एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं, किसी में कुछ एप्लीकेशन कम होती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कभी काली लिनक्स का नाम सुना हो, तो अब उस काली लिनक्स में जो इंटरफेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूबंटू। तो इसी तरह उसमें कलर स्कीम है और उनका आइकन का स्टाइलिंग है वो डिफरेंट है। और इसी तरह कुछ एप्लीकेशन लेयर में कुछ ऐसे सेट ऑफ यूटिलिटीज होती हैं जो यूबंटू में होती हैं, लेकिन काले लिनक्स में नहीं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो काले लिनक्स में होती हैं, यहाँ नहीं होती हैं, क्योंकि काले लिनक्स को हैकर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, तो ऑप्टिमाइज किया गया है। तो वो वाली फैसिलिटीज जो हैकर्स को चाहिए, वो काले लिनक्स में डाल दी गई हैं, यूबंटू में नहीं डाली गई। लेकिन यूबंटू आम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए जो आम लोगों को चीजें चाहिए होती हैं वो यूबंटू में उन्होंने इंस्टॉल कर दी। तो ये ऐसी इसमें कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं। लेकिन इन सब जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक चीज कॉमन है, और वो लिनक्स का कर्नल। लिनक्स कर्नल सब में सेम होता है, जिसने नीचे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना हो। बाकी इसके टॉप लेवल पे आपकी एप्लीकेशन लेयर चेंज हो सकती है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि जो हमारी लिनक्स चूंकि ओपन सोर्स है, तो इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि अगर आप खुद से चाहें तो आप अपना भी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन उसको लॉन्च कर सकते हैं। कर्नल आप वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टॉप लेवल की जो लेयर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यही वजह है कि आप इवन एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हुए जो डिफरेंट स्किन्स हैं, ये टॉप लेवल की जो एप्लीकेशन लेवल की जो स्किन्स हैं, ये आप डिफरेंट चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर ली, और उनके जो डिफरेंट टास्क हैं उनको हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये नॉर्मली दो मेजर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और एक हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? ये वो वाले हैं जो हम आम एंड यूजर्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। मसलन मैं और आप जो डेली बेसिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, दे आर क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनमें से जो मोस्टली आपने देखा होगा, तो ज्यादा जो परसेंटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेज की, वो विंडोज वाले यूजर्स ज्यादा हैं, फिर उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं, और कुछ लिनक्स के भी यूजर हैं, उनको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका ताल्लुक क्लाइंट की कैटेगरी से है, ये इजी टू यूज हैं। इनमें ग्राफिकल इंटरफेसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो मुश्किल काम है वो हम आसानी से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये इजी टू यूज है। और इसके अंदर जितनी भी हमने जो यूजर ने हम लोगों ने इसके साथ इंटरेक्शन करना होता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो उस जीयूआई वाले पोर्शन को, या जीयूआई वाली फैसिलिटी को या इंटरफेस को हम यूज करते हुए हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस पे डिफरेंट एप्लीकेशंस या तो हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और फिर हम उनको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो सर्वर्स की कैटेगरी है, उसके अंदर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि
क्योंकि ये आम लोग यूज नहीं करते। जो सर्वर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आम लोग, हम जैसे लोग यूज नहीं करते, ये खास किस्म के लोग यूज करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो जो खास किस्म के लोग हैं उनमें हम भी शामिल, क्योंकि वो जो खास लोग होते हैं वो ऑपरेशंस के लोग होते हैं, वो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं। तो हम जिस वजह से जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बेसिकली हमारा पर्पस डेवऑप्स जो इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हमें इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी डील करना पड़ता है। तो अब मोस्टली जो इसमें जो सर्वर हैं वो लिनक्स बेस्ड हैं। तो ज्यादातर जो आप कह लें कि 80+% जो आपके सर्वर्स हैं, या एक जगह में स्टैट्स मैंने पढ़ी थी 90+% जो आपके सर्वर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड। अब इनका कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज इसका ये है कि दिस इज लाइट वेट। ये लाइट वेट का मतलब है कि इनमें इनका जो वो ISO कह लें, या इनकी जो इंस्टॉलेशन वाली फाइल है वो बहुत लाइट वेट होती है, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल नहीं होती, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें उसमें करनी नहीं होती। तो इसलिए वो बहुत लाइट वेट रखा जाता है, कि उसमें सिर्फ जरूरत की चीजें रखी जाएं जिनकी जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें अगर किसी को जरूरत है तो वो इंस्टॉल कर ले, लेकिन चूंकि बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं होती तो हम उनको इंस्टॉल नहीं करते। और उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जितना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोड कम होगा, जितने वो कम प्रोसेसेस को चलाएगा, उतनी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगी। अच्छा, तो लेकिन इसका एक नुकसान होता है। नुकसान इसका क्या है, या इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि इसके अंदर GUI नहीं होती, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस अवेलेबल नहीं, और कुछ और अदर एप्लीकेशंस नहीं होती जो आम एप्लीकेशन आपके क्लाइंट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है ना, वो इन सर्वर्स पे अवेलेबल नहीं होती। तो अब अगर आपके पास GUI नहीं है तो हम उन सर्वर के साथ इंटरेक्ट कैसे करें? तो उसके इंटरेक्शन के लिए वी नीड कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका मतलब है कि जब हम सर्वर्स के साथ डील करेंगे, ये बात बहुत गौर पे लगें, तो जब हम सर्वर्स के साथ डील करेंगे तो हमें ग्राफिकल इंटरफेसेस नजर नहीं आएंगे। हमें फिर भी सर्वर्स के साथ इंटरेक्शन करना, तो उस इंटरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी ऑलवेज नीड कमांड लाइन इंटरफेसेस। तो हमें एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, जहां हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल करना आना चाहिए, वहां हमें कमांड लाइन इंटरफेस भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे सर्वर्स पे काम करेंगे जिनमें ग्राफिकल इंटरफेसेस नहीं होंगे। तो फिर सारे काम, जिस भी तरह का काम होगा, वो हमें कमांड लाइन से करना होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, अब इसमें ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिस तरह युबंटू है, युबंटू का डेस्कटॉप वर्जन, जिस तरह युबंटू डेस्कटॉप है और युबंटू सर्वर की ये जो डिफरेंट वर्जन्स हैं ये अवेलेबल हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके जहाँ से दोनों वर्जन्स डाउनलोड करके इनको ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे तो आपके GUI बेस बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन आएगा और इंटरफेस मिलेगा। लेकिन अगर आप युबंटू सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी, जिसपे कुछ टर्मिनल काइंड ऑफ या कमांड प्रॉम्प्ट की तरह चीजें नजर आएंगी, उसमें किसी किस्म का GUI नहीं होगा। तो लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम इस बूट कैंप के अंदर इन दोनों चीजों को ट्राई करेंगे, ताकि हमारा इन दोनों के साथ पूरा हैंड्स ऑन हो जाए, कि हमें युबंटू डेस्कटॉप भी यूज करनी आ जाए और युबंटू सर्वर जो है वो भी यूज करना है। क्योंकि हम ज्यादातर जो सर्वर्स भी क्लाउड पे भी सर्वर यूज करेंगे, वो युबंटू बेस्ड सर्वर यूज करेंगे विदाउट ग्राफिकल इंटरफेसेस। इसी तरह एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेंटोस है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया। तो सेंटोस को भी यूज किया जाता है, ये भी क्लाइंट साइड के लिए, जो कुछ क्लाइंट के लोग हैं जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो इसके यूज कर सकते हैं। और इसी तरह इसी कैटेगरी की कह लें, एक रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, जो कि एंटरप्राइज लेवल पे यूज किया जाता है, और ये एक्चुअली सर्वर साइड की मेंटेनेंस या सर्वर साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूं कह लें कि सेंटोस इज यूज फॉर क्लाइंट्स एंड रेड हैट इज यूज फॉर सर्वर्स। इसी तरह अगर हम विंडोज की तरफ आ जाएं, तो विंडोज में जिस तरह विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, इससे पुरानी जितनी भी विंडोज थी, दीज आर क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास विंडोज सर्वर्स भी अवेलेबल। तो अभी जो लेटेस्ट है वो विंडोज सर्वर 2022 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हर लिहाज से, जिस तरह लिनक्स की हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के क्लाइंट साइड और सर्वर साइड OS देखे हैं, ये विंडोज के क्लाइंट साइड और सर्वर बेस्ड OS हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन हैं, या यूं कहने के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ये जैसे जैसे हमें कंपनीज के अंदर या अपने काम में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें जैसे हमें डिमांड आती है, जैसे हमें जरूरत पड़ती है, हम उस तरह का सर्वर यूज कर लेते हैं।
लेकिन आप खुद ही देखेंगे कि हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस बूट कैंप के अंदर भी हमारा ज्यादा जो हम इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स लिनक्स। अच्छा, ये एक मुझे स्टैट्स मिली थी कि इसके अंदर जो यूनिक्स है, बेसिकली जो यूनिक्स है ना, ये यूं कह लें कि इट इज अ पेरेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले यूनिक्स बना था, लेकिन उसके बाद लिनक्स लिनक्स को बनाया गया, और उसके बाद फिर विंडोज ने जन्म लिया, और इस तरह से सारे सिस्टम चलते रहे। तो अब अगर देखा जाए कि ये जितने भी आपके वेब बेस्ड या वेबसाइट्स जिन सर्वर्स पे, जिन मशीन्स पे चल रही हैं, उनके ऊपर या जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपकी वेबसाइट्स चल रही हैं, उनमें 18.9% तो आपकी विंडोज मशीन्स हैं, लेकिन 81.4% जो है वो आपके यूनिक्स बेस्ड मशीन्स हैं। और यूनिक्स बेस्ड का मतलब है कि जिसमें लिनक्स के सारे आपके जिस भी तरह के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी आगे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मजीद निकल आएगा, फिर उनकी डिस्कशन में हम जाना नहीं चाहते। हम अपना टाइम जो है वो टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो ये आप स्टैट्स अगर देखें, ये 27 जून की हैं, ये मैंने आज ही वहाँ से स्टैट्स देखी हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टैट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करना चाहिए वो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स में भी हम लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे ज्यादा फोकस करें। तो इसका मतलब है कि लिनक्स इज द मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर्स, ठीक है जी। और डेवऑप्स इंजीनियर्स वर्क्स विद सर्वर्स, जिसका मतलब है कि सर्वर्स में ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, और जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं इनका ज्यादातर काम सर्वर्स के साथ होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि लिनक्स हैंड्स ऑन इज मस्ट फॉर डेवऑप्स इंजीनियर। ये बात अपने पल्ले से हमने बांध लेनी है। इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा, ताकि हमारे लिए आगे चीजें लर्न करना इजी हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमें लिनक्स का हैंड्स ऑन बहुत अच्छा आना चाहिए, जो कि हमारा आने वाले जो सेशंस हैं वो इसी पे फोकस करेंगे। और हमारा हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, वो लिनक्स पे ही फोकस करता है। तो इसलिए हमें ये लिनक्स वाले पोर्शन को बड़े अच्छे से परफॉर्म करना है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैनल के ऊपर इसकी बूट कैंप की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। तो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह ये इनको मैं मजीद अपलोड करता रहूँगा, तो आप इसको व्यू करते रहिए।